हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कंपनी शेयर को फॉरफीज करती है और फॉरफीज करने पर जनएंट्री कैसे की जाती है ये पूरा डिटेल बताए थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बैक में ले चलेंगे आपको। कंपनी का एथराइज कैपिटल क्या होता है? एथराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये क्या होता है? देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, समामेलन होता है, तो उसी समय कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन कर देती है कि कंपनी का एथराइज्ड कैपिटल टोटल कितना होगा, कितने शेयर में, और एक एक शेयर कितने रुपए का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा शेयर नहीं इशू कर पाएगी। अब थोड़ा ध्यान दें, मान लीजिए कंपनी का एथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, मीन्स 1 करोड़। अगर 1 लाख शेयर कंपनी इशू करे और 100 रुपए वाले एक एक शेयर, तो 1 करोड़ रुपए कंपनी का एथराइज्ड कैपिटल है। अब कंपनी 1 लाख शेयर इकट्ठा एक ही बार में इशू करे, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। कंपनी को 1 करोड़ रुपए तुरंत नहीं चाहिए, अभी 10-20 लाख मिल जाए, फिर 30 लाख, कभी फिर और जरूरत पड़ेगी, फिर इशू किया जाएगा। कंपनी शेयर को थोड़ा थोड़ा करके इशू करती है। मान लीजिए अभी कंपनी ने केवल 40,000 शेयर इशू किया था, इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी को अभी 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, कंपनी ने केवल 40,000 शेयर इशू किया है बस, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। मतलब कंपनी को अभी 40 लाख रुपए चाहिए, बस 40 लाख रुपए हो जाए तो कंपनी का काम चल जाएगा। फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो अभी 60 लाख शेयर, तो जब जरूरत होगी कंपनी इशू करके अपना कैपिटल फिर कलेक्ट कर लेगी। यहां पे कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, शेयर इशू किया तो एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, ये सब होगा। कंपनी ड्यू कराएगी, लोग पेमेंट करेंगे, उसी में किसी का कॉल्सन एडवांस भी हो सकता है, किसी का कॉल्सन एरियर भी हो सकता है। और अगर किसी का कॉल्सन एरियर हुआ और कंपनी के नोटिस देने के बाद भी, फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद कंपनी उनके शेयर को फॉरफीज कर ली, मतलब कंपनी के नोटिस करने के बाद भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं शेयर होल्डर, तो फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद कंपनी उनके शेयर को फॉरफीज कर देती है। ये टॉपिक आपको कल हम बताए थे। मान लेते हैं इस 40,000 शेयर में से 5,000 शेयर फॉरफीज हो गए, 1,000 शेयर फॉरफीज हो, जो भी मान लेते हैं, चलिए 1,000 शेयर फॉरफीज हो गए। तो अगर कंपनी के 1,000 शेयर फॉरफीज हो गए तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, कंपनी अभी 40,000 शेयर इशू की थी, अगर पूरा पैसा आ गया होता तो 40 लाख रुपए हो जाता। फिर कभी जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती तो मैक्सिमम 60,000 शेयर और इशू कर सकती है, क्योंकि 1 लाख में 40,000 शेयर इशू हो चुका, 60,000 शेयर ही और इशू कर सकती है, 1 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं हो सकता। अब यहां लेकिन अगर शेयर को फॉरफीज कर लिया गया हो, जो 1,000 शेयर का पेमेंट नहीं हो पाया था, तो ये इशूड कैपिटल माइनस हो जाता है। अगर 1,000 शेयर फॉरफीज हुए हैं तो इसे माइनस कर देंगे, फॉरफीज्ड शेयर। अगर मान लीजिए 1,000 शेयर फॉरफीज हो गए हैं, तो अब इशूड कैपिटल, जो इशूड कैपिटल आप 40 लाख लिखे थे, अब वो केवल 39 लाख ही माने जाएंगे, 39,000 ही माना जाएगा एट द रेट ऑफ 100 ईच। इसका मतलब हुआ अगर कंपनी को फिर कभी शेयर इशू करना हो तो 61,000 शेयर इशू कर सकती है। अभी 60 कर रहे थे, अब 61,000 शेयर, 1,000 वो शेयर भी इशू हो सकता है जिसको कंपनी ने फॉरफीज किया है। थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा, जो शेयर कभी फॉरफीज हुआ है
उसको जब इशू करते हैं तो उससे कहते हैं री इशू ऑफ शेयर। याद रखिए, री इशू, दोबारा। तो आज हम टॉपिक आपको बताने चल रहे हैं री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर। री मतलब पुनर्निर्गमन, दोबारा। एक बार इशू हुआ था, फॉरफीज कर लिया गया, उसको दोबारा री इशू किया गया। तो जब शेयर को री इशू किया जाएगा तो 3 कंडीशन होती है वही। पार वैल्यू पर, जैसे आप शेयर इशू करने की सुने थे, पार वैल्यू पर इशू हो सकता है, प्रीमियम पर इशू हो सकता है, और डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। डिस्काउंट वैल्यू पर इशू हो सकता है। डिस्काउंट के बारे में एक थोड़ा सा नियम है। जैसे कंपनी को जब शेयर को फॉरफीज किया जाता है तो कुछ अमाउंट तो ऑलरेडी पा चुके रहते हैं, फॉरफीज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जिसका काल्सिन एरियर था पूरा का पूरा 100 रुपए एरियर था, कुछ तो पैसा पा ही चुका रहते हैं। तो जितना पैसा पा चुके हैं उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, जो ये 40,000 शेयर थे, मान लेते हैं 50 + 30 + 20, ये 3 काल पे थे। 1,000 शेयर ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए थे। कितने? 1000 शेयर, इन्हीं को फॉरफीज किया है। तो याद रखिएगा, इस 1000 शेयर पर तो ये 50 रुपीज तो पा ही चुके हैं, सॉरी नहीं पाए हैं, बाकी ये 50 तो पा ही चुके हैं। तो जो शेयर फॉरफीज किए जा रहे हैं उस पर कितना पैसा पा चुके थे? 50 रुपए। तो जब डिस्काउंट पर इसे री इशू करेंगे तो इस 1000 शेयर को री इशू करेंगे, जो ऊपर फॉरफीज हुए हैं उनको डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हैं। किस रेट से? 90 के रेट से कर सकते हैं, 80 के रेट से कर सकते हैं, 70 के रेट से भी कर सकते हैं, 60 के भी रेट से कर सकते हैं। अगर 60 के रेट से कर दिए तो 100 - 40, डिस्काउंट कितना होगा? 40। अगर 50 के रेट से कर दिए तो डिस्काउंट कितना होगा? 50। भाई 100 रुपए का शेयर 50 रुपए में रीइशू करें तो 50 रुपए डिस्काउंट होगा। लेकिन अगर 40 रुपीज में रीइशू करना चाहें तो डिस्काउंट कितना होगा? 60। ये नहीं हो सकता। ये रीइशू करने का नियम, अगर रीइशू करते समय शेयर डिस्काउंट पर रीइशू हो रहा है तो ये डिस्काउंट का अमाउंट मैक्सिमम कितना जा सकता है? फॉरफीज करते समय जितना अमाउंट पा चुके थे उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता है। इस रूल को आप याद रख लीजिएगा। मतलब डिस्काउंट यहां पर मैक्सिमम 50 हो सकता है। मतलब ये 50 में रीइशू कर सकते हैं, 60 में कर लें, 40 डिस्काउंट कर दें, 70 में कर लें, डिस्काउंट 30 कर लें, कुछ भी हो सकता है। 10 डिस्काउंट कर लें, 20 कर लें, लेकिन 50 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। इस बात को याद रखें। फिलहाल ये तो हम आपको रूल की बात बता दिए। अब आपको हम एंट्री बताते हैं। एंट्री पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन है, यही मान लीजिए एग्जांपल है, तो हम फॉरफीज की एंट्री हम आपको समझा दें पहले एक बार। इसी क्वेश्चन को, इसी की हेल्प से हम रीइशू की कंडीशन बताएंगे आपको। हम अगर इसे 1000 शेयर को फॉरफीज किए होते तो एंट्री क्या कराते? याद रखिए, कल एंट्री बताए थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर। यही एंट्री हम कल बताए थे आपको। शेयर कैपिटल में होगा 1000 शेयर फॉरफीच हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 100। 1000 × 100 मीन्स 1 लाख। कॉल्स इन एरियर में ये 50 जो नहीं मिले हैं 50,000, और फॉरफीचर में जो मिल चुके हैं 50,000। तो ये याद रखिएगा, जब शेयर फॉरफीच किया गया था उस समय की एंट्री है ये। जब शेयर फॉरफीच किया गया था उस समय एंट्री किए थे। अब उसी शेयर को यहां रीइशू कर रहे हैं। रीइशू करने की 3 कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। अगर मान लेते हैं ए पार वैल्यू पर इशू हुआ, पार वैल्यू मतलब 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच,
ऐसे ही इशू हुआ तो बड़ा सिंपल सा काम होता है। री इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या होगा 1000 इंटू 100, कितना पूरा 1 लाख रुपीज। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जब कंपनी ने शेयर को फॉरफिच किया था तो हमें यह बताया था 1 लाख में 50,000 रुपए नहीं मिला कॉल्सियन एरियर, और बाकी ये 50,000 रुपए मिल चुका था वो फॉरफिचर। तो ये जो फॉरफिचर है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल चुका था, कंपनी ने उस पैसे को भी रख लिया, वापस नहीं करना पड़ेगा, रख लिया और उनका शेयर भी रिजेक्ट कर दिया, तो कंपनी का तो ये 50,000 रुपए बच गया, कंपनी को फायदा हो गया 50,000 रुपए। लेकिन इस प्रॉफिट को अभी हम तब तक प्रॉफिट नहीं मानेंगे जब तक उस शेयर को, फॉरफिच शेयर को री इशू न कर दिया जाए। क्यों? कि जो शेयर फॉरफिच हो रहे हैं इस पे प्रॉफिट हुआ, अगर हम इसे प्रॉफिट मान के अपने तरीके से प्रॉफिट को यूज कर लें तो जब री इशू किया जाएगा तो पता नहीं कौन सी कंडीशन बनेगी, पता नहीं पार पर इशू हो, प्रीमियम पर इशू हो, या डिस्काउंट पर इशू हो जाए, नुकसान हो जाए। तो बिना सोचे समझे पूरा स्थिति समझ लिए इसको हम प्रॉफिट अभी नहीं मानते। कब तक? जब तक उसे री इशू न कर दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ था, री इशू करते समय क्या कुछ लॉस हुआ? नहीं। आप देख रहे हैं 1000 शेयर 100 रुपए वाले 1 लाख के थे, पूरे 1 लाख में इशू हुए हैं, कोई लॉस नहीं है। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो प्रॉफिट हुआ था, अब आप निश्चिंत हो गए, अब ये प्रॉफिट मेरा कहीं जाना नहीं है, ये श्योर है, अब मेरा प्रॉफिट हो ही गया। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब प्रश्न आता है, ये कौन सी समस्या आ गई? आप जानते हैं इस अकाउंट में बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। तो याद रखिएगा, ये जो प्रॉफिट हो रहे हैं ना, ये कैपिटल प्रॉफिट है। कारण क्या है ऐसे समझे, ये शेयर इशू कर रही है कंपनी, क्यों? कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। जब कंपनी में कैपिटल कलेक्ट हो जाएगा, कंपनी की बिल्डिंग बन जाएगी, मशीन आ जाएगा, तो कंपनी का काम कुछ और होगा। हो सकता है ये मार्कर बनाने वाली कंपनी हो, मोबाइल बनाने की कंपनी हो, फैक्ट्री रेल बनाने की फैक्ट्री हो, बुक छापने की फैक्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री होगी। तो कंपनी का बिजनेस तो कुछ और है ना। ये शेयर इशू करना तो बिजनेस तो है नहीं कंपनी का, ये तो शेयर इशू कर रही है कंपनी का कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। जब कंपनी को कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा, कंपनी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका जो बिजनेस होगा तब स्टार्ट होगा। उस समय जो प्रॉफिट होगा, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। ये तो कंपनी का बिजनेस थोड़े ना है, इसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को हम एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट बना करके उसी में रखते हैं। कैपिटल प्रॉफिट यही नहीं, बिजनेस में ढेर सारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं उनको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, सारे प्रॉफिट उसी में हम डाल देते हैं। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट का ऐसा कलेक्शन है जो कैपिटल प्रॉफिट हुए थे, और इस प्रॉफिट का यूज कभी कैपिटल लॉस होगा तो उसको रिकवर करने में करेंगे। हम नॉर्मल प्रॉफिट की तरह इसे डिविडेंड नहीं बांटते, हम कैपिटल प्रॉफिट में से हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, डिविडेंड बांटते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट में। जब वो मेरा बिजनेस चल जाएगा, मार्कर बनाने का, बुक छापने का, मोबाइल बनाने की कंपनी चल जाएगी, तो मार्कर बनाएंगे, बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, उससे डिविडेंड बांटेंगे। ये वाला प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए नहीं है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इस फॉरफिचर वाले प्रॉफिट को जब रीइशू हो जाए उसके बाद, जब तक शेयर रीइशू ना हो तब तक हम उसे कैपिटल रिजर्व नहीं डालेंगे। अब देखिए फॉरफिच शेयर रीइशू हो गए हैं, अब श्योर हो गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इस प्रॉफिट को हम एक एंट्री कराएंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एक एंट्री कराएंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 50,000 रुपीज। ये अब जाकर के एंट्री कंप्लीट हो गई। ये तो हम रीइशू की एक कंडीशन बताए, अगर पार वैल्यू पे इशू हुआ हो तो, अगर प्रीमियम पर इशू हुआ हो तब देख लीजिए बी कंडीशन।
प्रीमियम पर इशू हुआ, मतलब 1000 शेयर मान लेते हैं 105 में ही इशू हुआ, 100 + 5, 100 + 5 ये प्रीमियम पर इशू हुआ। तो प्रीमियम की जैसे एंट्री करते थे आप वैसे एंट्री कराइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम आप पहले पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 × 105 मीन्स 1,05,000, जिसमें कैपिटल है 1000 × 100 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 1000 × 5 मीन्स 5000। अब देखिए अगर ये पार वैल्यू पे नहीं प्रीमियम पे है तो फिर से देखिए, जब शेयर फॉरफिच हुए थे तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 50,000 रुपए। क्या रीइश्यू करने पे कुछ लॉस हुआ? नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ। तो उस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट कैपिटल लेजर में फिर ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे आप इस केस में देखे थे, रीइश्यू हो गया तो अब कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर लेंगे। उनकी हो गई शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। वही शेयर फॉरफिचर जो यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट हो गया टू कैपिटल रिजर्व, कितना 50,000। ये तो हो गया अगर शेयर प्रीमियम पर रीइश्यू किया गया हो तो। अब हम तीसरा केस बताते हैं, सी। डिस्काउंट पर 1000 शेयर मान लेते हैं 95 में रीइश्यू हुआ है, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट, 100 - 5। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कंपनी 95,000 पाएगी, 1000 × 95 एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 और 5,000 डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट करते थे। तो यहां डिस्काउंट को डेबिट मत करें, वो जो फॉरफिचर प्रॉफिट था ना उसी को यहां डेबिट करेंगे। मतलब शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 5,000, 5,000 रुपए जो डिस्काउंट डेबिट करना था, भाई 5,000 रुपए डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंट न लेके शेयर फॉरफिचर कराते हैं डेबिट। क्यों? क्योंकि कंपनी पे प्रॉफिट हुआ है, उसी शेयर पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कितना 50,000 रुपए, और उसी शेयर पे फिर लॉस हो रहा है तो इस लॉस को उसी प्रॉफिट से रिकवर कर लेते हैं, अलग से लॉस नहीं मानेंगे। जो 50,000 था 5,000 यहां चलाया तो हम डिस्काउंट को डेबिट ना करके वही जो शेयर फॉरफिचर क्रेडिट है वही शेयर फॉरफिचर यहां डेबिट कर देंगे 5,000 और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो ये। आप यहां पे डिस्काउंट डेबिट करते थे जब पहले इशू होता था तो, लेकिन जब रीइशू करते समय डिस्काउंट होगा तो हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे बल्कि फॉरफिचर लिखेंगे। क्यों हम डिस्काउंट क्यों लिखें? ये लॉस, डिस्काउंट लिखेंगे तो लॉस हो करेगा। जब उसी शेयर पर प्रॉफिट हुआ है तो उसी पर लॉस क्यों लिखाएं? एक बार कहें प्रॉफिट एक बार कहें लॉस, तो बल्कि उसी प्रॉफिट से इस लॉस को रिकवर कर लीजिए, जो वहां क्रेडिट है वो यहां डेबिट कर लीजिए 5,000 रुपए। अब प्रश्न आता है वहां प्रॉफिट 50,000 है और यहाँ प्रॉफिट लॉस 5,000 हुआ, अभी तो 45,000 उसमें से बचा है। अब जो बचा है उसको आप कैपिटल रिजर्व जैसे यहां डालते थे आप यहां ट्रांसफर कर लीजिए। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 45,000। याद रखिएगा इन दोनों केस में कैपिटल रिजर्व में 50,000 गया क्योंकि यहां पे कोई लॉस तो हुआ नहीं था, यहां 45,000 गया। क्यों? क्योंकि यहां लॉस है कितना 5,000 का, तो ये लॉस उसी फॉरफिचर वाले प्रॉफिट से रिकवर हुआ। 50,000 में 5,000 यहां चलाया तो अभी भी 45,000 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका रीइशू। एक स्थिति और समझ लें, यहां पे 5 रुपए डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 100 - 5 करके 95 किया गया है। चलिए इतने तक टॉपिक देखिएगा क्योंकि इसके आगे का टॉपिक
नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि अब अगले वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और लगता है कि बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर मेरा वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो प्रोराटा मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट की क्वेरी रहती है, सब प्रोराटा नहीं समझ आता, प्रोराटा क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोराटा बताएंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है। उस समय थोड़ा री इशू के बारे में और फिर इससे एक स्टेप आगे की बात बताएंगे। तो आज का वीडियो ये था री इशू ऑफ शेयर। कल इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था फीचर ऑफ शेयर, आज आपने देखा री इशू ऑफ शेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या है और थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।